ओके, अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो क्या है, एंजाइम्स के कोफैक्टर और उसकी एक्टिव साइट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि व्हाट आर एक्चुअली कोफैक्टर्स, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। क्या दिया हुआ है, एंजाइम्स। एंजाइम की जब हम लोग बात करते हैं, एंजाइम बेसिकली ज़्यादातर, अभी हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अभी जिस एंजाइम की भी बात कर रहे हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो हम लोग उसी के कंसिडरेशंस में ये जो एंजाइम या एंजाइम काइनेटिक्स को समझते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स दे आर मोस्टली प्रोटीन्स इन अ 3D फोल्डेड फॉर्मेट, राइट। और उसके बाद ये बेसिकली एंजाइम्स प्रोटीन के अलावा अपने साथ कुछ और चीज़ें भी एसोसिएट करके रख सकता है, कोई और चीज़ें भी अपने साथ एसोसिएट करके रख सकता है। वो क्या रख सकता है अपने साथ, कोफैक्टर्स। जो चीज़ें वो अपने साथ एसोसिएट करके रख सकता है वो क्या हो सकते हैं, कोफैक्टर्स। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये एंजाइम जो है 2 यूनिट का बना हुआ है, एक तो हमें पता है, एक हो गया उसका मेन फैक्टर, ये मेन है। मेन फैक्टर क्या होता है, वो मेजरली किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है प्रोटीन्स का। ठीक है, तो जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एपोएंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर्स भी अब डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं एसेंशियल आयंस और कोएंजाइम्स की कैटेगरी में। तो अगर हम लोग देखा जाए तो पहले हम लोग कोएंजाइम्स की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कोएंजाइम्स, आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से कि कोएंजाइम्स जो हैं वो होते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक कंपोनेंट। अगर ये जो रेड में हमने इंडिकेट किया है ये एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है तो उसे आप कोएंजाइम्स बोलेंगे। अगर वो कोई आयन है यानी इनऑर्गेनिक है कंपोनेंट, तो आप उसे एसेंशियल आयंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो हम लोगों ने देखिए, क्योंकि थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन जनरेट हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि ये जो प्रोटीन पार्ट है इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एसेसरी फैक्टर्स एसोसिएटेड हो सकते हैं। ये जो फैक्टर है ये हो सकता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो और ये हो सकता है इनऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक कंपोनेंट अगर है तो हम उसे कोएंजाइम नाम दे देते हैं, और अगर कोई इनऑर्गेनिक एसोसिएशन है तो हम उसे एसेंशियल आयंस की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक, और इसके आगे अगर आप बढ़ना चाहें तो ऑर्गेनिक में भी ज़्यादातर अगर देखा जाए तो क्या होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक में। मेनली ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वाइटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ नॉन वाइटामिन्स भी हैं, कुछ नॉन वाइटामिन्स कंपोनेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई केमिकल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जैसे ATP है, राइट, ATP है, या हीम है, ये आप लोगों ने देखा होगा, हीम है, हम लोगों ने जो हीमोग्लोबिन में देखा था। तो अब हम इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करें आप लोगों के लिए, तो आप ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो ये एसोसिएटेड फैक्टर है, तो हमने बताया कि ये जो क्या बताया, कोएंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स ज़्यादातर क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। मैं ऐसे बना रही हूँ, ऑर्गेनिक ज़्यादातर हैं, ऑर्गेनिक में वाइटामिन्स ज़्यादा हैं, कोएंजाइम्स ऑर्गेनिक ही होते हैं ज़्यादातर, पर ऑर्गेनिक में भी अगर देखा जाए तो वाइटामिन्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और अगर नॉन ऑर्गेनिक कैटेगरी में भी हम लोग देखें तो नॉन ऑर्गेनिक कैटेगरी में क्या आ जाएंगे, ATP और हीम ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आगे अगर हम लोग देखें कि जो हम लोगों ने वाइटामिन्स की बात की कि ऑर्गेनिक में भी वाइटामिन्स ज़्यादा होते हैं, तो वाइटामिन्स, कौन से वाइटामिन आप लोगों को पता होगा। वाइटामिन्स को आप लोग कैटेगराइज करते हैं, एक वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स और क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स।
तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन अगर आपसे पूछे तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन में कौन कौन से आते हैं? ए, डी, ई, के। ए, डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन में कौन कौन से आते हैं? विटामिन सी और विटामिन बी, या कहें विटामिन बी में तो बहुत सारे होते हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अगर आप लोग देखें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से हो सकते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से हो सकते हैं? B1 हो सकता है, B2 हो सकता है, B3 हो सकता है। पता नहीं किसको किसको याद है, किसको नहीं याद है, बट याद होना चाहिए। विटामिन बी मैं नीचे लिख दे रही हूँ, विटामिन B5 हो सकता है, विटामिन B7। और अगर आप लोग को याद हो तो विटामिन B1 को क्या बोला जाता है? दिस इज थियामिन, दिस इज राइबोफ्लेविन, दिस इज नियासिन, दिस इज पैंटोथेनिक एसिड एंड दिस इज बायोटिन, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, तो कहने का सेंस ये है कि ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो एक्चुअली में, इसीलिए अब नहीं कहा जाता है अगर आप बोले मल्टी वाइटामिन जो खाते हैं तो उसमें क्या होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे दी। तो अब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में जो एंजाइम के साथ कुछ कोएंजाइम्स जो काम करते हैं, और कोएंजाइम ज़्यादातर ऑर्गेनिक होते हैं, और ऑर्गेनिक में भी ज़्यादातर वाइटामिन्स होते हैं। वाइटामिन्स में भी ज़्यादातर क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में भी क्या? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आ गया? B1, B2, B3, B5, B7। और ये जो कंपोनेंट है विटामिन बी, ये एज अ कोएंजाइम बहुत ज़्यादा, हमने ये नहीं कहा कि नॉन वाइटामिन्स एज कोएंजाइम नहीं काम करते हैं, पर अगर वाइटामिन्स की कैटेगरी में हम लोग देखें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है एज अ को फैक्टर जो है वो बहुत काम कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे को फैक्टर और कोएंजाइम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो को फैक्टर क्या हो गया? एक तरह से टोटल नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। अगर वही नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट अगर वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट का है तो हम उसको कोएंजाइम कहते हैं। तो भाई हम इसको यहाँ पे ये जो रेड में दिख रहा है हम इसको को फैक्टर भी बोल सकते हैं। पर कौन सा को फैक्टर? एक्चुअली अ कोएंजाइम। कौन सा कोएंजाइम? एक्चुअली अ ऑर्गेनिक कंपोनेंट। कौन सा ऑर्गेनिक कंपोनेंट? एक्चुअली विटामिन कंपोनेंट। कौन सा विटामिन कंपोनेंट? फैट सॉल्युबल कंपोनेंट। फैट सॉल्युबल कंपोनेंट्स में भी ज़्यादा कौन सा? विटामिन बी। तो ये आप एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ को समझेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे नॉन वाइटामिन्स में हमने यहाँ पे बात की, एटीपी है, हीम है, तो आप अगर चाहें तो अब जैसे यहाँ पे हमने इसको एसेंशियल आयंस की कैटेगरी अलग कर दी है, तो आप यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं हाँ कि भाई नॉन वाइटामिन्स में एटीपी या कुछ कोएंजाइम्स या कुछ और हीम ग्रुप्स वो भी हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पे दिया हुआ है को सबस्ट्रेट एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसका क्या मतलब है? तो जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट इस एंजाइम के साथ मिलकर या जुड़कर काम कर रहा है वो या तो टाइटली बाउंड हो सकता है। अगर वो टाइटली बाउंड है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो। अगर वो लूजली बाउंड है तो उसे हम क्या कहेंगे? को सबस्ट्रेट कहेंगे। लूजली बाउंड का मतलब क्या है कि उसने भाई वो एंजाइम के साथ, सपोज ये एंजाइम है, वो एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। चलिए हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। ये NAD+ है। ये NAD+ क्या है? ये NAD+ एक तरह से क्या होता है? नियासिन, विटामिन B3, राइट। ये NAD+ इससे जुड़ा हुआ है। तो ये NAD+ कैसा काम कर रहा है? यहाँ पे ये कोएंजाइम्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है, को फैक्टर की तरह काम कर रहा है, पर ये कैसा अटैच है? लूजली अटैच है। तो अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मान लेते हैं A से B
बन रहा था और ये एंजाइम जो है काम कर रहा था क्या करने में, ए से बी को बनाने में। तो जैसे ही ए टूटा और बी बना तो ए ने कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज किए। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट कर लिया है, NAD+। NAD+ कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बन गया होगा, NADH बन गया होगा। तो जैसे ही ये NADH बना तो इसने इसका साथ छोड़ दिया और आगे चला गया होगा। हो सकता है NADH चला गया हो कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि वहाँ अपना ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ देगा और छोड़ने के बाद यहाँ पे ETS सिस्टम क्या आपको देता है, ATP देने में हेल्प कर रहा है। तो यानी ये इसका एक स्पेसिफिक आप, तो यहाँ पे ये क्या है, लूजली बाउंडेड है। तो आप NAD+ को आप क्या कह सकते हैं कि NAD+ इट्स अ काइंड ऑफ विटामिन B3, इट्स अ नियासिन, और ये जो है लूजली अटैच होता है तो ये को सबस्ट्रेट की तरह बिहेव कर रहा है। पर क्योंकि ये एक विटामिन कॉम्पोनेंट है तो इसको हम कोएंजाइम भी कह सकते हैं। और कोएंजाइम कह रहे हैं तो हम इसको कोफैक्टर भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये नॉन प्रोटीनेशियस है तो हम इसको कोफैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम इस NAD के साथ मिलके एक होलो एंजाइम बना रहा है। इसलिए आप कहीं कहीं देखेंगे एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर मिलके क्या बनाते हैं, एक होलो एंजाइम। यहाँ पे अगर हम होलो एंजाइम भी हेडिंग डाले होते तो वो भी करेक्ट था। ठीक है, तो एपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट मिलके क्या बना रहे हैं। अब वो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, क्योंकि एपो एंजाइम तो सिंपल हो गया कि हाँ वो प्रोटीन का होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, पर नॉन प्रोटीन पार्ट में कितनी डाइवर्सिटी और कितने वेरिएशंस हो सकते हैं ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन सीधे यही आ जाते हैं कि ये जो है ये ये क्या है, प्रोस्थेटिक है या को सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये कोएंजाइम किस तरह से बिहेव करता है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपको, क्योंकि ये हमने NAD के बारे में डिस्कस किया है और पूरा बहुत मेटाबॉलिक पाथवे में ये डिस्कस होता है तो जाहिर सी बात है ये इम्पॉर्टेंट हो गया। अब आपको और इजी एग्जाम्पल प्रोस्थेटिक में अगर हम दें तो आपने सुना होगा FAD। FAD is a component of what, riboflavin। Yes, riboflavin, am I right? FAD, फ्लेविन एडेनो, हाँ राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। ठीक, अब ये जो FAD है ये क्या है, हमेशा ये प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये जब एंजाइम से जुड़ा है तो ये छोड़ता नहीं है। ये FAD में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और FADH2 बना लेगा। ठीक है, तो ये छोड़ता नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे फिर ये कैसे अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ETS में डोनेट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये एक्सेप्ट करने के बाद इसको कुछ तो करना होगा ना, फिर से FAD में आना होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी एंजाइम का वो है, ठीक है, उसको फिर एक बार इसने काम कर लिया फिर अपने एक नॉर्मल पोजीशन में तो आना होगा। तो ये चीज़ है, तो कहने का सेंस ये जो राइबोफ्लेविन ग्रुप है ये, तो ये भी क्या है, एक तरह का विटामिन कंपोनेंट, और विटामिन कंपोनेंट है तो इसको हम कोएंजाइम भी कह सकते हैं, एक्टिंग एज अ कोफैक्टर। ठीक, अब यहाँ पे आइए, एसेंशियल आयंस भी क्या हो सकते हैं। कुछ आयंस ऐसे हो सकते हैं जो कि लूजली बाउंड हो और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो टाइटली बाउंड हो। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि लूजली बाउंड हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि टाइटली बाउंड हो। ठीक है, तो अब आपको पता होगा बहुत सारे आपने एंजाइम्स देखे होंगे जो कि जैसे मैग्नीशियम आयन, मैंगनीज आयन, कि वो एंजाइम तब काम करेंगे जब उनके साथ कोई एक आयन जुड़ा हुआ, वो भी उनका किसी रिएक्शन को कंडक्ट करने में रोल प्ले कर रहा हो। तो आयंस क्या रोल प्ले कर सकते हैं, उनके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं या इस तरह के चार्जेस होते हैं जो कि मदद करेंगे सबस्ट्रेट से इंटरैक्ट करने में, फिर वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करेंगे। हो सकता है प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करे और फिर रिएक्शन को कैटेलाइज करने में मदद करे। तो ये इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। ओके, और हालांकि हमने आपको नॉन वाइटामिन कंपोनेंट में आप हीम का अगर एग्जाम्पल लें तो हमने बताया था हीमोग्लोबिन में जो हीम है वो हमेशा क्या होता है, बाउंडेड रहता है। अब बिना हीम के हीमोग्लोबिन काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये इस हीमोग्लोबिन को या मायोग्लोबिन को काम करने के लिए हीम
एज अ को फैक्टर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वहीं पे जाके ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो रही है। तो वो किस तरह बिहेव कर रहा है, वो बिहेव कर रहा है एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह। भले ही वो प्रोटीन है, पर अगर देखें तो वो भी, उसके लिए सबस्ट्रेट एक ऑक्सीजन तो है ही है ना। हाँ, वहाँ पे अगर आयरन की बात आए तो आप Fe2+ बोल सकते हैं कि वो वहाँ पे Fe2+ क्या है, टाइटली बाउंडेड है, उसको हमेशा Fe2+ फॉर्मेट में ही रखा जाता है। ठीक है, तो फिर प्रमोशन मिलता है काइंड ऑफ बॉन्डिंग का। अगर आपने हीम के कंटेस्ट से पूछा है तो हीम क्या है, हीम तो बना हुआ है प्रोटोपोरफायरिन 9+ फेरस का, Fe2+ का, तो वो तो कोफैक्टर ही हुआ ना, और वो ग्लोबिन चेन से अटैच है। तो ग्लोबिन प्लस हीम देन बिकम्स हीमोग्लोबिन। तो हीम इज एक्टिंग एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इन मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन और अ ग्लोबिन चेन। तो कोफैक्टर्स आर व्हाट, अ काइंड ऑफ एसेसरी फैक्टर्स फॉर एंजाइम, दे मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, है ना। हम लोग देखिए यहाँ पे एकदम लिखा हुआ है मैंने, ये पूरा डिस्कशन उसी के बारे में चला। अब ये जो चीज़ है ये आप लोग को तो समझ में आ गया, ठीक है, कि नॉन प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन एंड और नॉन प्रोटीन पार्ट। पर मेनली आपकी एनालिसिस कहाँ होनी चाहिए, अब आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपको को फैक्टर पे, क्योंकि इस पे अब क्या बाकी रह गया भाई, ये प्रोटीन है। अब इसके अंदर ये कंपोनेंट की वैरायटी जो आपको दिख रही है वो समझ में आना ज़रूरी है। वो को फैक्टर की, भाई को फैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है। ठीक है, अब आपको ये डिफ्रेंशिएशन करना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना। अब अगर आपको ऐसा कुछ है कि यहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए, जैसे ये आप अपने आप से भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं अभी आगे फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप लोगों को पता चल गया कि भाई होलो एंजाइम, हमें पता है कि ये एपो पार्ट इज कॉल्ड एज प्रोटीनेशियस पार्ट एंड कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। Co-factors are made up of, they can be of, co-factors may be of organic and they can be of inorganic। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक में, अब आपको आप बोल सकते हैं कि हाँ ऑर्गेनिक में एक हो सकता है कि भाई ऑर्गेनिक है पर वो वाइटामिन्स के हैं बने हुए, कोफैक्टर है, और क्या था, हाँ नॉन वाइटामिन्स। ठीक है, वाइटामिन्स में आपने क्या कहा कि बहुत ज़्यादा जो है वो फैट सॉल्युबल जो वाइटामिन्स है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं एंजाइम के कोफैक्टर में। ठीक है, ये ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। तो वाइटामिन्स में भी और ज़्यादा कौन डोमिनेट कर रहे हैं, आपने देखा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एज अ को फैक्टर या कह सकते हैं वो एंजाइम की मदद करने में बड़े इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और नॉन वाइटामिन्स में हम लोग ने क्या जिक्र किया, नॉन वाइटामिन्स में आप बोल सकते हैं हीम, ऑर्गेनिक कंपोनेंट तो है बट इट इज़ नॉन वाइटामिन, तो हीम आप बोल सकते हैं, एटीपी आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ टेट्राहाइड्रोप्टेरिन एक होता है, टेट्राहाइड्रोप्टेरिन। ये सब जो कंपोनेंट है बच्चों वो क्या हो सकते हैं, दे आर ऑर्गेनिक बट दे आर नॉन वाइटामिन्स। आप ये भी चीज़ ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, और ये पूरा कंपोनेंट जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात होगी उसे हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम्स। ठीक, अब इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर क्या होते हैं, मेटल आयंस होते हैं। तो मैंने इनऑर्गेनिक की जगह एसेंशियल आयंस हेडिंग डाल दी थी। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, इनऑर्गेनिक में मेटल आयंस होते हैं। मेटल आयंस वो टाइटली बाउंडेड है या लूजली बाउंडेड है, इट डिपेंड्स। अब जहाँ पे मेटल आयंस टाइटली बाउंडेड है तो वैसे एंजाइम्स को आप क्या कह सकते हैं, मेटेलो एंजाइम्स। हाँ सॉरी, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, मैंने शायद फैट सॉल्युबल बोल दिया होगा। बट कॉन्ट्रारी जो बात समझ में आनी है वो इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन सीखना और ये चीज़ को समझ लेना विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फिर उसके बाद आगे की बात आएगी कि ये किस तरीके से जो वाइटामिन्स है ये अपना मैकेनिस्टिक रोल किस तरीके से प्ले कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ भी आप जैसे और इस फ्लो चार्ट को और बड़ा कर सकते हैं या और उसको अपने एंड से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यस आप लोग थोड़ा सा इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे कोएंजाइम्स आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू द एंजाइम असिस्टिंग द फंक्शन ऑफ द एंजाइम। असिस्ट करता है एंजाइम को, और अगर असिस्ट का मतलब ये नहीं है कि असिस्ट ही तो कर रहा है तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, नहीं, अगर आप उसको निकाल देंगे तो उसके लिए वो मुश्किल हो जाएगा एंजाइम को काम करने के लिए। दे सर्व एज इंटरमीडिएट कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, specific atom or functional groups that are to be transferred during the catalyzing reaction। तो भाई अभी हमने जिक्र किया कि भाई वो को एंजाइम जो है क्या कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, वो सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा, उसका काम क्या होगा, और नए बॉन्ड को बनाएगा। इस प्रोसेस में इन सब असिस्टिंग फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, या तो वो ऐसे चार्ज क्रिएट करके सबस्ट्रेट की एक्टिविटी के साथ एंजाइम को ज़्यादा इन्वॉल्व करने में मदद कर रहे हैं, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाने में मदद कर रहे हैं, या जब पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनको वो एक्सेप्ट करके अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कैटेलाइज करने में रिएक्शन को मदद कर रहे हैं। जिस पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल आपको समझाए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। NAD या FAD, NADP, ये सब का रोल ही क्या होता है, इनका रोल ही ये होता है कि भाई ये दे आर बेसिकली डिराइव फ्रॉम वाइटामिन, वाटर सॉल्युबल बी वाइटामिन, और इनका रोल क्या होता है कि ये जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म, वो उसको एक्सेप्ट कर पाएँ और वो आगे प्रॉपरली फंक्शन को चला पाएँ या कैटेलाइज करा पाएँ रिएक्शंस को। तो उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, राइट। तो ओके, नेक्स्ट इज जैसे अब यहाँ पे कोएंज, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो जैसे NAD है तो वो किस विटामिन से डिराइव होता है, B3 से डिराइव होता है। FAD किस से डिराइव होता है, B2 से डिराइव होता है। कोएंजाइम A किस से डिराइव होता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, B5 से डिराइव होता है, ठीक है। फिर दिस इज कोएंजाइम Q, वो B2 से डिराइव होता है। थियामीन B1 से डिराइव होता है, ठीक। एंड दिस इज पायरिडॉक्सिन जो कि डिराइव हो रहा है विटामिन B6 से, ठीक है। बायोटीन, तो आपने सुना होगा बायोटीन H, राइट, उससे डिराइव हो रहा है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल। फॉलिक एसिड आप जान रहे हैं, तो कहने का सेंस ये है, कितने ऐसे आप देख रहे होंगे को सबस्ट्रेट या को फैक्टर कहिए इनको, या प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कहिए। अब इसमें आप क्या कह सकते हैं, NADP क्या है, को सबस्ट्रेट है, लूजली बाउंडेड है तो विटामिन B ही पर लूजली बाउंडेड है। FAD ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इट इज़ FAD इज़ अ काइंड ऑफ प्रोस्थेटिक एक्टिंग एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये किस कैटेगरी में आता है, इट्स अ काइंड ऑफ मींस विटामिन से ही डिराइव हो रहा है, तो किस कैटेगरी में आएगा, कोएंजाइम की कैटेगरी में आएगा। किस तरह से आएगा, ऑर्गेनिक में भी अगर आ रहा है तो वो विटामिन डिराइव्ड में आएगा, ठीक है। तो ये आप फ्लो चार्ट में ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना, हाइड्राइड आयंस अभी हमने समझाया, NAD के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन एटम समझाया। FAD डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम F2 एक्सेप्ट कर रहा है। NAD प्लस अगर NADH बोल रहे हैं तो वो जाहिर सी बात हाइड्राइड आयन ही एक्सेप्ट कर रहा है। देयर आर मिथाइल ग्रुप एक्सेप्टर्स एंड सो ऑन, ठीक है। Coenzymes are modified during the reaction and another enzyme is required to restore the coenzyme to its original state। जैसा कि बात हुई थी कि भाई वो रिएक्शन कैटेलाइज करने के बाद फिर से वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा ही आएगा। So there are different kind of mechanism for that orientations। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि कोएंजाइम्स जो हैं, सिंस कोएंजाइम्स आर केमिकली चेंज्ड, है ना, NAD प्लस से NADH बन गया, तो वो एक तरह से क्या हो सकते हैं, सेकेंड सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहे हैं। भाई अगर अभी आप देखें ATP, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे था, अभी हम लोगों ने बात की थी ना, दिस इज एन एंजाइम, ठीक। तो यहाँ पे ATP बाइंड हो रहा है, यहाँ ग्लूकोज बाइंड हो रहा है,
ठीक है। अब इसी में ये क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट इससे ट्रांसफर किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से ये को सबस्ट्रेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो को फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी क्या है, को फैक्टर है। या और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप किसके, भाई ये मेटल आयन भी हो सकता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और कोई को एंजाइम भी प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है। वो को एंजाइम भले ही हो सकता है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो, और हो सकता है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हो सकता है अगर ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो तो हो सकता है वो वाइटामिन्स हो, और हो सकता है वो नॉन वाइटामिन्स हो, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है। तो कोई भी ऐसा को फैक्टर जो कि बहुत टाइटली बाउंडेड है तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक। तो वो बाइंड कैसे होते हैं, या तो कोवेलेंट या तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से वो टाइटली उससे बाउंड होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं, पैराडॉक्सल फॉस्फेट, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड या FAD, ये सब अभी मैंने बताया भी कि FAD जो है वो टाइटली बाउंड होता है, वो लूज नहीं करता। थियामिन पायरोफॉस्फेट जो है वो एक है थियामिन पायरोफॉस्फेट, इट इज डिराइव फ्रॉम विटामिन B1 थियामिन, ठीक है। सो एंड बायोटीन, दीज आर टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। फिर अभी हम लोगों ने एसेंशियल आयंस की बात की, तो इनऑर्गेनिक मेटल आयंस इंक्लूड कोबाल्ट, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक। द एंजाइम्स दैट आर टाइटली बाउंड, यहीं पे भी मैंने मेंशन किया था, दैट आर टाइटली बाउंड विद मेटल आयंस आर नोन एज मेटलोएंजाइम्स, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप फैसिलिटेट द बाइंडिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विद द रिएक्शन। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, चाहे वो को फैक्टर कोई भी हो, वो क्या करता है, वो बेसिकली को फैक्टर्स या को एंजाइम्स जो होते हैं वो एंजाइम और सबस्ट्रेट के इंटरैक्शंस को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि वो चार्ज होते हैं और या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई रिएक्शन कंडक्ट हो रहा है तो जो भी बॉन्ड्स टूट रहे हैं, बन रहे हैं, उसमें ये क्या कर रहे हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं या उसको प्रोसेस रिएक्शन को कैटेलाइज करने में मदद करते हैं। सारे कोएंजाइम, और अभी भी लग रहा है कंफ्यूजन है, यहाँ पे क्या है, द कोएंजाइम है ना, कोएंजाइम, यस, कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक, यहाँ पे लिखा था मैंने ना, कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक। एंड यहाँ पे इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में क्या आ जाएगा, आयंस आ जाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक में बताया वाइटामिन्स भी हो सकते हैं एंड नॉन वाइटामिन्स भी हो सकते हैं। वाइटामिन्स में ज़्यादा कौन होते हैं, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, और उसमें भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि कोएंजाइम मैंने यहाँ इनऑर्गेनिक लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे इसको यहाँ कर दीजिए, ठीक है। तो जो मेन फ्लो चार्ट जो उधर बना हुआ है उसको, अब यहाँ पे जो बेसिकली देखिए, यहाँ पे जो मेरा थोड़ा बताने का मतलब ये था कि अब जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप है, अगर आप पूछे प्रोस्थेटिक क्या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकता है, तो मेरा थोड़ा बनाने का वो सेंस था कि प्रोस्थेटिक जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, क्योंकि भाई मेटल आयंस, इनऑर्गेनिक में क्या होगा, मेटल आयंस होंगे, तो मेटल आयंस क्या हो सकते हैं, टाइटली बाउंडेड हो सकते हैं, और ऑर्गेनिक में जो भी है वाइटामिन्स या नॉन वाइटामिन्स जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या हो सकते हैं, टाइटली या लूजली बाउंड हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली यहाँ पे एक सेंस ये था बताने का कि वो प्रोस्थेटिक ग्रुप तो दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये अब आप लोगों का रोल होगा कि ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जैसे कार्बनिक एनहाइड्रेज में कौन सा मेटल है अटैच, ठीक है। फिनॉल, जैसे ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक, नाइट्रोजिनेज, जैंथीन ऑक्सीडेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये तो बहुत ही, क्योंकि ये रॉस स्पीसीज
कि जब बात आती है तो इन सब का बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। तो क्या होते हैं इसमें, मैंगनीज होते हैं। तो ये आप लोगों का काम है कि हाँ किस एंजाइम में कौन सा मेटल आयन रिस्पॉन्सिबल या रोल प्ले कर रहा है, वो आप लोगों की जॉब होगी कि भाई वो आपको याद हो जाए, जितना फास्ट याद कर पाएँ। तो अगर बात करें तो कार्बनिक जिंक जो है वो आप देख रहे हैं ना, आप जैसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अब जिंक है तो जिंक जो है कार्बनिक एनहाइड्रेज में भी है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में भी है, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में भी है, ठीक है। एक तो ये भी याद करने का तरीका हो सकता है कि जिंक लिया और उसके बाद हमने याद कर लिया कि किन किन एंजाइम्स में ये रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉपर दिख रहा है, कॉपर दिख रहा है, यहाँ पे निकल हाइड्रोजिनेज है ना, जिसमें निकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें हम लोग तो क्या बोलते हैं, नाइट्रेट रिडक्टेज, सॉरी निकल जो है यूरिएज में भी होता है, ठीक है। यहाँ पे ये एक हो गया, एक ये हो गया। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैग्नीज है, क्रिएटिन काइनेज में भी है, तो पायरुवेट काइनेज में भी है, ठीक। मॉलिब्डेनम यहाँ पे है आपको नाइट्रोजनेज में, मॉलिब्डेनम जैंथीन ऑक्सीडेज में, ठीक, मॉलिब्डेनम जैंथीन में, राइट। तो ये थोड़ा आप लोग आई थिंक जैंथीन ऑक्सीडेज ही होगा, ये शायद रिपीटेशन हो गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट रिडक्टेज में वैनेडियम। तो दिस इज़ योर जॉब, क्योंकि ऐसे भी आप लोगों को करना पड़ेगा। पता चला चार ऑप्शन दिए हैं, एंजाइम के नाम है और पूछा है कि इसमें से किसमें आयरन नहीं पाया जाता, तो इसलिए फार बेटर है कि आप इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आयरन यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये मेजरली वो हैं जो चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, ठीक है। अब जो हम लोग अभी इतनी देर से ये जो जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे कलेक्टिवली दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे दिया है कोएंजाइम्स, ठीक है। अब कोएंजाइम यहाँ पे दिया हुआ है, एटीपी है ये। अब एटीपी जो है वो तो नॉन वाइटामिन सोर्स है, तो इसलिए यहाँ डैश रिप्रेजेंट किया है। एटीपी रिस्पॉन्सिबल कौन से रिएक्शन में, ये मेनली किस में रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉस्फोरिल ग्रुप ट्रांसफर में। हम लोगों ने देखा हेक्सोकाइनेज आप ले सकते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियोटाइडल ग्रुप्स में। तो एटीपी क्या कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करने में। अब ये लूजली अटैच होता है, तो ये क्या है, को सबस्ट्रेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर ये पूछा जाए कि एटीपी क्या है, तो एटीपी इज अ काइंड ऑफ कोएंजाइम बिहेविंग एज को सबस्ट्रेट बिकॉज इट इज लूजली बाउंड। काम किया फिर चला गया, ठीक है। उसी तरह एस एडेनोसिल मेथियोनिन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर, को सबस्ट्रेट है, ठीक। यहाँ पे सारी लिस्टिंग दी हुई है। निकोटिनामाइड ये बहुत कॉमनली है, तो ये निकोटिनामाइड हम लोग बात कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र कर सकता है। बाकी आपको डिटेलिंग्स पता ही है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, और कब हमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन बोलना है और कब हमें हाइड्राइड आयन बोलना है, ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो ये को सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करता है, ये मैंने बताया फ्लैविन एडेनो। अब ये क्या है, ये विटामिन सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन करना भूल गए, नियासिन B3, ठीक है। ये राइबोफ्लेविन डिराइव्ड है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में काम करता है, पर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये टाइटली बाउंड होता है। कोएंजाइम ए पैंटोथेनेट, राइट। तो ये क्या है, आई थिंक कोएंजाइम ए इट्स B5 ना, B5, ठीक, को सबस्ट्रेट। तो इस तरीके से यहाँ जो भी हम लोगों ने देखा ना, कुछ एग्जाम्पल जो फेमस एग्जाम्पल हैं आप लोगों से, जैसे बायोटीन पूछा गया है ना। तो बायोटीन क्या है, एक तरह से को सबस्ट्रेट होता है, और क्या इसका मैकेनिस्टिक रोल है, कार्बोक्सिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, CO2 ग्रुप ऐड कराता है सबस्ट्रेट के बीच में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जिस एंजाइम में बायोटीन प्रेजेंट है, तो आप देखेंगे कि ज़रूर उस रिएक्शन में CO2 का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक।
और यहाँ पे ये आपको पता ही है पायरोडॉक्सिन B6 हो गया, टेट्राहाइड्रोफोलेट एक है, फोलिक एसिड की बात है यहाँ पे। तो दिस इज़ आई थिंक फोलिक एसिड B9 है, एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर इसका मैकेनिस्टिक रोल क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं कि इट इज़ स्पेशली मतलब क्या कर रहा है, फॉर्मिल या हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करने में रोल प्ले कर रहा है, एक्टिंग एज अ को सबस्ट्रेट। ठीक, उसी तरीके से जहाँ पे कोबालामाइन है आप देख रहे हैं, तो वो तो विटामिन B12, देखिए फिर से हम लोगों ने ये मेंशन नहीं किया था, बट देखिए ये भी रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसको रिकॉल करके ये देखना होगा कहाँ पे कौन सा ये सभी क्या है इस लिस्ट में जो भी दिए हैं, दीज आर कोएंजाइम्स। और क्या ध्यान में रखना है, क्या वो विटामिन सोर्स के हैं, और उसके बाद क्या उनका मैकेनिस्टिक रोल है, प्लस वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं एंजाइम के साथ। ठीक है, ये करिए आप लोग। पहले का क्या होगा, होलोएंजाइम इज फंक्शनल यूनिट, एपोएंजाइम, कोएंजाइम, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है, कोएंजाइम्स आर कोएंजाइम्स आर हीट स्टेबल, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या हो गया, ये करेक्ट है। बाकी और भी आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल क्या एनालॉग होता है, सॉल्युबल होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो कोई भी कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रही है, तो रेस्ट अदर इज रॉन्ग, राइट, सॉरी। ओके, चलिए नेक्स्ट करिए ये तो दिस इज, इसमें ये सही है, काफ़ी लोग ने ये आंसर दिया है। एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप ट्रांसफरिंग कोएंजाइम, तो भाई यहाँ पे तो क्या हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की ही ये बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में तो यही सही होगा। ठीक है, कोएंजाइम कंटेनिंग नॉन एरोमेटिक हेटेरो रिंग, सो दिस इज, थोड़ा सा इसीलिए बोला था कि आप लोग थोड़ा आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर NAD, FMN, ये ATP का तो होता नहीं है, थोड़ा सा अगर आप, क्योंकि ये बड़े कॉमन रिड्यूसिंग फैक्टर्स है, अगर आप ये देख लेंगे तो बेहतर होगा। तो इसके लिए कौन सा होगा, दिस वन। तो आप लोग चेक कर लें कि आप लोगों ने सही आंसर दिया है या नहीं दिया है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वाला तो सभी को आ रहा होगा, कोएंजाइम कंबाइन विद एपोएंजाइम, प्रोटीनेशियस पार्ट से ही कंबाइन होता है। ये सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़े आए हुए हैं। और ये जो भी कोएंजाइम्स हैं, अगर आप थोड़ा सा हल्का सा एक स्ट्रक्चर देख लेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एक लीनियर शेप स्ट्रक्चर है, कौन सा यहाँ पे एरोमेटिक की बात हो रही है, तो विच इज़ थियामिन पायरोफॉस्फेट।